गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने पद भाग का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था। आज हम गद्य भाग का चैप्टर नंबर 15 तौलिए एकांकी स्टार्ट करते हैं। तौलिए एकांकी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्केय। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय रीड करते हैं। उपेंद्र नाथ अश्केय का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1996 ईस्वी में हुई थी। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अश्केय हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में उनकी रचनाधर्मिता का विकास हुआ। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना एवं अनुवाद इन सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अश्केय जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों का निर्ममतापूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों एवं अंतर्द्वंद्वों को बखूबी चित्रण किया है। उपेंद्र नाथ अश्केय की प्रमुख रचनाएं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राग, सितारों के खेल, सत्तरश्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा कहानी संग्रह, लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, एकांकी संग्रह, एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप दीप जलेगा, बरगद की बेटी, मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, संस्मरण, अन्वेषण की सहयात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय आदि। प्रस्तुत एकांकी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता एवं तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन का पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में जो खुशी व एवं आनंद मिलता है वह अत्यंत दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बात अड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। देखिए पाठ का सार। तौलिया उपेंद्र नाथ अश्केय का प्रतिनिधि एकांकी है। इसमें एक परिवार में शिष्टाचार, सभ्यता, अभिरुचि आदि को लेकर पनपने वाले द्वंद्व का चित्रण किया गया है। वसंत और मधु इसके प्रमुख पात्र है तथा मधु, मंगला, सुरो आदि सहयोगी पात्र है। इसका सार देखिए किस प्रकार से पॉइंटों में। फर्स्ट है सफाई की सनक। वसंत एक मध्यम वर्ग का साधारण व्यक्ति है। उसकी पत्नी मधु अपने माता पिता से भिन्न प्रकार की रुचियों के संस्कार पाकर आई। उसे सफाई की सनक सवार थी। वसंत हजामत बनाकर तौलिए से मुंह पोंछता है अर्थात शेविंग करके। तभी मधु आकर उसे टोकती है कि उसने मदन का तौलिया उठा लिया। वसंत अपने हजामत के तौलिए का उपयोग करना भूल जाता है। इसी बात पर मधु उससे बहस करती है अर्थात तौलिए की बात को लेकर कि उसने गलत तौलिया यूज़ ले लिया या तौलिए को कहीं पर भी डाल देना। इन बातों को लेकर मधु और वसंत में बहस होने लगती है। और बहस किस तरीके से झगड़े का रूप ले लेती है आगे देखिए। मधु के घर में अलग अलग तौलिए रखे हैं।
वह जिस काम के लिए और जिस लिए जो तौलिया रखा है उसी के इस्तेमाल पर जोर देती है। उसका तौलिया कोई दूसरा इस्तेमाल करे यह उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता था। इसी बात पर मधु और वसंत के बीच जोरदार तकरार होने लगती है। वसंत मधु के ऐसे व्यवहार से काफ़ी तंग रहता है। इसी तकरार में वसंत से नाराज होकर मधु मायके जाने को तैयार हो जाती है और मायके जाने की तैयारी करने लगती है। तभी बसंत का ऑफिस से बाहर 2 महीने के लिए जाने का आदेश आता है। आगे देखिए कि जब बसंत बाहर जाने के लिए आदेश आता है कि वह 2 महीने के लिए बनारस चला जाता है। वहाँ वह 2 महीने रहता है। पति से जल्दी वापस ना आने से मधु को पश्चाताप होता है कि जब बसंत मधु से 2 महीने के लिए अलग हो जाता है और वह वापस लौट के नहीं आता तो उसे पश्चाताप होता है कि वह फिजूल में ही वसंत से झगड़ा करती रहती है और नाराज़ रहती है। तब वह स्वयं को सफाई पसंद सनक को बदलने का प्रयास करती है। उसी समय उसकी कॉलेज की सहेलियां सुरो और चिंती वहां आती है। मधु उनसे अच्छा व्यवहार करती है। वह उसकी सहेलियों के साथ एक ही रजाई में बैठ जाती है। वसंत उसे पत्र भेजता रहता है। इससे मधु को एहसास होता है कि वसंत के हृदय में उसके लिए प्यार है और वह जो झगड़ा है वह ऊपरी झगड़ा होता है। आगे है वसंत का लौटना और मधु की सड़क। अर्थात जब वापस उसे लगता है कि मधु को लगता है कि मुझे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए और अपने जो सफाई के लिए जो मैं इतना चिंतित रहती हूँ उसे मेरे उस व्यवहार को या उस रवैये को अपना चेंज करना चाहिए और वह चेंज करने का उसका प्रयास करती है। जब वसंत बनारस से लौट कर आता है तो कुछ दिन बाद तो मधु वसंत को बताती है कि उसने अपने आप को बदल लिया है, उसने स्वयं को बदल लिया है। अब वह उससे घृणा नहीं करती है। वह वसंत के हाथ मुंह धोने के लिए कहती है और स्वयं चाय बनाती है। वसंत हाथ मुंह धोकर उसी तौलिया का इस्तेमाल करता है जिसे कुछ समय पहले सुरो ने इस्तेमाल किया था। इस बात पर मधु वसंत को फटकारने लगती है। उस पर फिर से सफाई की जो सनक थी वह सवार हो जाती है। अर्थात उसे लगता है कि मैंने अपने आप को बदल लिया और मैं अब इस तरीके की व्यवहार नहीं करूँगी। लेकिन वह जो उसका आदत में है वो वापस से ही मधु को कहने लगती है कि तुमने वापस से उसका तौलिया जो उसकी सहेलियाँ इस्तेमाल करके गई थी तुमने उसी तौलिया का इस्तेमाल कर लिया। वह व्यंग से वसंत का उपहास करती है तो वसंत आवेश में आकर अपनी विवशता प्रकट करता है कि जो है यह मेरी आदत में है, मैं यह चालाकी नहीं करता हूँ और ये हो जाता है। इसी घटना के साथ जो कथनांक है वो समाप्त हो जाता है। लेखक का जो एकांकी लिखने का जो प्रमुख उद्देश्य है या लेखक इस एकांकी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है वो यह है कि स्वच्छता प्रिय होना अच्छा गुण है परंतु उसकी सनक होना ठीक नहीं है। एकांकी से यही शिक्षा मिलती है कि सब काम सफाई से करें, घर में स्वच्छता रखें परंतु सफाई को लेकर सनक या ऐसा पागलपन ना दिखाए जिससे घर परिवार की सुख शांति समाप्त हो जाए। जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसमें सभ्यता या सुरुचि के नाम पर कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं। आडंबर या दिखावा की जो प्रवृत्ति पनप रही है उस पर लेखक ने व्यंग्य किया है। सफाई करना अच्छा गुण है किंतु स्वच्छता के प्रति अपने विचार को मतलब अंतरंजित जो विचार है मतलब मतभेद होना वो ठीक नहीं है क्योंकि उससे परिवार में अशांति होती है। यही लेखक का मुख्य उद्देश्य है इस एकांकी को लिखने का और यही संदेश जो है इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह होता है पाठ का सार कंप्लीट। नेक्स्ट हम कल की क्लास में रीड करेंगे। पाठक की क्लास खत्म होती है ऐसा है क्या?